जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस का जो मॉक टेस्ट है सेट नंबर 62 लेके आया हूं। बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो जो भी है अभी 17 तारीख की जो 4th शिफ्ट है उसका एनालिसिस बचा है तो उसको लेके आऊँगा जल्दी में। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके आज के मॉक टेस्ट में है, कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या कहा गया पहले प्रश्न में? दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा गया है। कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था 2001 में, ये हमें बताना है। दोस्तों 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, भारत रत्न। दोस्तों मैं बात करूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कौन से राज्य में हुआ है? तो बिहार में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कौन से राज्य में हुआ? बिहार में। और इन्हें शहनाई का जादूगर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि शहनाई का जादूगर किसे कहा गया है? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर कहा गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2001 में एक व्यक्ति को मतलब एक को और भारत रत्न मिला था और वो थी आपकी लता मंगेशकर। तो कभी क्वेश्चन आए कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो दोस्तों 2001 में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला था और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न दिया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो ये जो क्रम लिखा है मैंने मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में मिलने वाले नागरिकता पुरस्कारों का सही क्रम क्या है, तो दोस्तों सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्यांगना दीपिका रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों दीपिका रेड्डी का संबंध किस नृत्य से, हमें बताना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है दीपिका रेड्डी। कुचिपुड़ी, दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो पहले तो आप जाने कि कुचिपुड़ी जो है गाँव का नाम है। कुचिपुड़ी एक गाँव का नाम है और ये गाँव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से नृत्य का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है, दोस्तों कुचिपुड़ी एक भारत का ऐसा नृत्य है जिसका नाम एक गांव के नाम पर है। तो आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई कुचिपुड़ी की, आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसके जनक कौन है? तो कुचिपुड़ी का प्रवर्तक माना गया सिद्धेंद्र नाथ योगी को। सिद्धेंद्र नाथ योगी को कुचिपुड़ी नृत्य का जनक माना जाता है। ये भी आप याद रखना, पूछा जाए कभी आपसे। और दीपिका रेड्डी कौन सा नृत्य करती है? कुचिपुड़ी करती है। दोस्तों ये तो आपको याद रखना है, साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है। राधा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोनों पति पत्नी हैं। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो जवाब होगा कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी रेड्डी का संबंध किससे है? दोस्तों यामिनी रेड्डी का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। तो यामिनी रेड्डी का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया भरतनाट्यम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप याद रखना। और भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे सादिर कहा गया, तो भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। तो दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, क्या पूछा है वो है आपका द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर ये आत्मकथा है, इसे अग्नि की उड़ान भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये भारत के 11वें जो राष्ट्रपति हुए और 2002 से 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे, ये भी आप याद रखिएगा। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है दोस्तों जो अब्दुल कलाम है ना, इनके नाम पर एक द्वीप भी है,
उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है तो ये पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अब्दुल कलाम है ना, अब्दुल कलाम जो है इनकी जयंती 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं स्टूडेंट डे के रूप में। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस। तो जवाब होगा दोस्तों 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जवाब होगा दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि रिंग्स ऑफ फायर क्या है, तो दोस्तों अब आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो याद रखना, रिंग्स ऑफ फायर एक ज्वालामुखी की श्रृंखला है। प्रशांत महासागर में बहुत बड़ी श्रृंखला है सक्रिय ज्वालामुखियों की, और इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये आप याद है, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है और रिंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन होता है? दूध में कौन सा विटामिन होगा दोस्तों? आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि दूध में विटामिन C नहीं होता। अब ऑप्शन A में भी C है, यानी कि गलत हो गया। ऑप्शन B में भी विटामिन C लिखा गया है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन C में भी C भी लिखा गया है, गलत हो जाएगा। दूध में विटामिन A, B और D विटामिन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, A, B और D विटामिन दूध में पाए जाते हैं, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। क्लियर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में दूध दिवस होता है 26 नवंबर को। अच्छा, 26 नवंबर को क्यों होता है दोस्तों? भारत में एक व्यक्ति थे बर्गीज कुरियन जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो बर्गीज कुरियन के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दूध जो होता है ये इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो दोस्तों दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज शर्करा। याद रखिएगा कि दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध किसका उदाहरण है? दूध एक इमल्सन होता है, पायस होता है एक प्रकार का, ये भी आप याद रखिएगा। दूध पायस होता है। दूध किस प्रकार का कोलाइड है? पायस। या अगर पायस नहीं लिखेगा तो इंग्लिश में लिख देगा इमल्सन, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो दूध होता है इसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा आता है? दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? रेनिन। दूध के पाचन में रेनिन एंजाइम सहायता करता है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, और करनाल जो जगह है ये हरियाणा में है। तो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों दूध में आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि दूध में कौन सा मतलब पोषक तत्व नहीं होता? आयरन। दूध में आयरन नहीं पाया जाता, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस कब होता है? तो विश्व दूध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन A, B और D पाए जाते हैं। ऑप्शन D आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय SLR है। कौन जारी करता है? RBI। तो इस SLR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों SLR का पूर्ण रूप हमें बताना है, क्या होता है SLR? तो दोस्तों पहला तो आप याद रखिएगा कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है इसके द्वारा RBI, और SLR की फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सही जवाब है आपका ऑप्शन B, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ तक ना, ये रेशियो है और ये स्टैच्यूटरी है, तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन C, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मैं बात करूं RBI के बारे में, RBI कब बना था? दोस्तों भारत का जो रिजर्व बैंक है ये बना था 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई, और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और RBI के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? SK दास, यानी कि शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो SLR की फुल फॉर्म क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? दोस्तों कॉमनवेल्थ खेल भारत में आयोजित किए गए, कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन B, 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे वो भारत में आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों अभी जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए 2022 में, वो कहाँ पर हुए थे? दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे बर्मिंघम में। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में एक जगह है, बर्मिंघम में खेले गए थे। और इन कॉमनवेल्थ गेमों में भारत ने 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। तो 22 गोल्ड,
16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। टोटल कितने पदक हो गए? 61 पदक। तो भारत 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। ये भी आप याद रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ खेल 2022 हुए हैं उसमें भारत की रैंक क्या थी? चौथे नंबर पे। कितने पदक जीते? टोटल 61 पदक जीते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पहला पदक जीता 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में, वो किसने जीता था? दोस्तों, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग करती है, इसने भारत को पहला गोल्ड दिलवाया था कॉमनवेल्थ खेल 2022 में। ये भी आप याद रखिएगा कि किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था 2022 में? तो 72 देशों ने भाग लिया था। ये आप याद रखना, 72 देशों ने इसमें भाग लिया है, पूछा जाए तो। राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब हुए थे? 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, यूपीएससी भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों भाग 14। भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है कब बना था? तो 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसके लिए कौन सा आयोग बना था? ली कमीशन बना था। तो ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होता है। ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सही रहा होगा आपका ऑप्शन ए। भाग 14 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। और अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? द मैन हु मेड एलिफेंट डांस किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस जो आत्मकथा है वो है बर्गिज कुरियन की। ऑप्शन बी बर्गिज कुरियन। कौन है दोस्तों बर्गिज कुरियन? भारत में श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डेयरी उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? बर्गिज कुरियन। बर्गिज कुरियन की आत्मकथा का नाम है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका दलाई लामा। अगर आपसे पूछे कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है वो है आपके दलाई लामा की। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना मल्लिका साराभाई, दोस्तों इनको जो पद्म भूषण मिला था वो मिला था 2010 में। ऑप्शन सी, 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है तो आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? वो है आपका सादिर। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है अरला मेल बल्ली का संबंध किस नृत्य से है? अरला मेल बल्ली का संबंध किस नृत्य से है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ये आप याद रखिएगा। और अभी 2022 का डेविस कप किसने जीता? कनाडा ने जीता है। 2022 का डेविस कप कनाडा ने जीता, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है, ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने जीता है डेविस कप 2022। तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टेनिस होता है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। क्वेश्चन याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। अच्छा दोस्तों, आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि टेनिस में लव क्या होता है और टेनिस में स्मैश क्या होता है, टेनिस में लव स्मैश, एक और होता है ड्यूस। क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? देखो, टेनिस में जब खेल शुरू होता है तो स्कोर सबका क्या होगा दोस्तों? 0 स्कोर। और जब खेल शुरू होता है तो 0 स्कोर होने को कहा जाता है लव। या आप याद रखिएगा कि लव जो होता है वो 0 स्कोर की घटना है। स्मैश क्या होता है दोस्तों? स्मैश का मतलब है कि जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की ओर को बॉल मारता है अपने बल्ले से या रैकेट से, तो दूसरा खिलाड़ी जब उछल के गेंद मारे
तो उसको बोलेंगे आप स्मैश। ताकत के साथ में जब आप शॉट लगाएंगे गेंद पे तो स्मैश। ड्यूस क्या होता है दोस्तों? ड्यूस का मतलब है कि जब टेनिस में स्कोर 40-40 हो जाए तो इसे ड्यूस कहा जाता है। याद रखना इसके बारे में। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बैडमिंटन के लिए आपको 2 कप याद रखने। एक तो थॉमस कप बहुत आता है एग्जाम में, थॉमस कप, और एक है आपका उबेर कप। तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस किस मतलब खेल से है? तो वह आपका बैडमिंटन। याद रखिएगा, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों फुटबॉल लिखा गया है। अगर आपसे पूछे फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की अवधि होती है और इसमें एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया जाता है? 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है। दोस्तों फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। कभी क्वेश्चन आए कि किस खेल का दूसरा नाम सॉकर है? फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर है। और फुटबॉल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों वो है आपकी फीफा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा यहाँ पे लिखा गया हॉकी। अगर आपसे पूछे हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की और बात करते हैं, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों कौन सा संविधान मतलब कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान में जो बंदीकरण और कैद से संरक्षण देता है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण देता है, याद रखिएगा। दोस्तों 23 की बात करूं तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर बैन लगाता है। मानव तस्करी नहीं की जाएगी और किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाएगा, बलात् श्रम। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 कहता है कि सजा के उपबंधों का संरक्षण है। सजा के उपबंधों का संरक्षण मतलब एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही प्रकार की सजा मिलेगी, अलग अलग प्रकार की सजाएं उसको नहीं मिलेंगी। तो यह है सजा उपबंधों का संरक्षण। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो अंतरात्मा से धर्म को मानने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में लिखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 22 में इस बात का उल्लेख है कि कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों केलुचरण महापात्रा तो इनका संबंध है आपका ओडिसी से। केलुचरण महापात्रा, अच्छा दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो गलत हुआ गया है। ये ओडिसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है आपके ओडिसी से, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। दोस्तों ओडिशा का एक कलाकार आप और याद ना, पंकज चरण दास। पंकज चरण दास को ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप और मान लीजिए और यहाँ ओडिसी लिख लीजिएगा, ठीक है। पंकज चरण दास ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जनक माने गए हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कथकली। कथकली में 24 हस्तकलाएं होती हैं। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 24 हस्तकलाएं होती हैं? तो कथकली में 24 हस्तकलाएं होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों सारंगी वादक के रूप में किसे जाना गया? टी.एन. कृष्णन, उस्ताद बुंदू खां, टी.एम. कृष्णा, टी. बृंदा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उस्ताद बुंदू खां को संगीत मतलब संगीत में सारंगी का जनक या सारंगी वादक के रूप में माना गया है। तो याद रखिएगा सारंगी वादक हैं उस्ताद बुंदू खां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी नदी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जिसे तमिल भाषा में पूनी कहा गया? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कावेरी नदी को तमिल भाषा में पूनी कहा गया है। दोस्तों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। और दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया, तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछे कि एक बांध है तमिलनाडु में जिसका नाम है मेट्टूर बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये भी आप याद रखें। और कावेरी नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है शिवा समुद्रम जलप्रपात। ये कहाँ पर है दोस्तों? शिवा समुद्रम प्रपात मिलेगा आपको
कर्नाटक में, और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, नासिक से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ये आप याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी की, तो लगभग 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो ये आप याद रखेगा। क्लियर हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तापी नदी। तापी नदी कहाँ जाके गिर जाती है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मतलब पश्चिम को और बहती हैं। क्लियर हुआ। तो ये आप याद रखेगा। पूनी किस नदी का नाम था? कावेरी नदी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पीवी सिंधु। कौन सा खेल खेलती है दोस्तों? बैडमिंटन। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु ने 2 बार ओलंपिक के पदक जीते, एक 2016 में जीता था रियो में, और एक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें जीता था। दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं? वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग। और इनका भार वर्ग याद रखना 49 किलोग्राम। 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू भाग लेती हैं, याद रखना, पूछा जाए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका मैरी कॉम। दोस्तों मैरी कॉम की आत्मकथा याद रखेगा, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। क्लियर हुआ दोस्तों, ये आप याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे ओलंपिक लिखा गया है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। और 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेले जाएंगे? पेरिस में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में खेले जाएंगे, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया है? किस समूह को पहले पैराफिन का नाम दिया गया था? दोस्तों पैराफिन किसको कहा जाता था पहले? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एल्केन को पैराफिन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेगा। दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल लिखा गया है। अच्छा, कौन से एल्कोहल की शराब बनाई जाती है? तो एथिल एल्कोहल की शराब बनाई जाती है, याद रखना, एथिल एल्कोहल की शराब बनाई जाती है। C2H5OH होता है ये। तो पैराफिन किसका नाम है? एल्केन का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस्ताद बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद बिलायत खां का संबंध है सितार वादन से। ऑप्शन डी, सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है बिलायत खान, ये आप याद रखेगा। दोस्तों क्या आपको कोई और सितार वादक का नाम याद है? पंडित रविशंकर। कभी क्वेश्चन आए कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? दोस्तों पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित है। और पंडित रविशंकर भारत में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था सबसे पहली बार। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में मिलता है, भारत में सबसे पहली बार किससे मिला? दोस्तों 1968 में ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को दिया गया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तबला। अगर आपसे पूछे जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों तबला वादन से संबंधित है जाकिर हुसैन। और अल्लाह रखा कुरैशी ये दोनों बाप बेटे हैं। तो अल्लाह रखा कुरैशी और जाकिर हुसैन ये किससे संबंधित है? तबला वादन से संबंधित है, याद रखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के कलाकार हैं, याद रखना। बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने, हरिप्रसाद चौरसिया ने, बांसुरी वादन में। क्लियर हुआ। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया संतूर वादन के लिए आप एक नाम याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जवाब होगा संतूर से है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो बिलायत खान का संबंध सितार से। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? दोस्तों भारत की हॉकी टीम ने नीदरलैंड को हराकर जो पहला स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, वो जीता था 1928 में। और 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था। 1928 में जो ओलंपिक हुआ वो हुआ था एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम में भारत की हॉकी टीम ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। क्लियर है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हमने 1928 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता तो उस दौरान भारत का हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। याद रखना, कभी आपके एग्जाम में आए कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था जब भारत की हॉकी टीम ने अपना पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक है वो जीता था। तो जयपाल सिंह मुंडा ये भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे जब 1928 में
स्वर्ण पदक जीता गया था। क्लियर हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई, क्या जवाब होगा दोस्तों इसका? तो आप याद रखना, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में की गई है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, हॉकी की लंबाई कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर। कभी क्वेश्चन आए कि हॉकी की लंबाई कितनी है? 105 सेंटीमीटर हॉकी की लंबाई होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? 1908 में। 1908 में हॉकी जो है ये ओलंपिक का हिस्सा बनी थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्रश्न है? ड्रिबल। ड्रिबल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका बास्केटबॉल में। ऑप्शन आपका सी, बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आप याद रखें। और कबड्डी में कितने होते हैं दोस्तों? कबड्डी में 7 होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कबड्डी में खिलाड़ी कितने? 7। पोलो में कितने होते हैं? देखो पोलो कितने अंक बनते हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। वाटर पोलो में कितने होते हैं? दोस्तों वाटर पोलो में आप कैसे याद रखेंगे? देखो आप लिखेंगे वाटर पोलो, तो पोलो में तो 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में आप सिंपल याद रखिए पानी का पीएच मान 7 होता है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए तो ये थे आज के। एक प्रश्न और है, अरुण जेटली स्टेडियम भारत में कहाँ पर है? दोस्तों अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये किस शहर में, ये हमें बताना है। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है उसी का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। याद रखिएगा, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में। कलकत्ता में कौन सा है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन ये कहाँ पर है? कलकत्ता में, ये भी आप याद रखें। और लखनऊ में कौन सा? एकाना। एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों एकाना स्टेडियम है लखनऊ में, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न एसएससी जीडी स्पेशल, इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न शामिल किए थे। इसमें कलाकारों से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले थे जानबूझ के ही। तो जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना था, और पूरा देखने के बाद आपको कमेंट में जो आंसर पूछा गया है उसका आंसर कीजिएगा। और जल्दी मिलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है फिर। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।